Everyone, let's begin with understanding of the next population interaction, that is parasitism. So basically parasitism is nothing but like a situation, interaction of the organism wherein one organism resides or stays inside or on the body of a other organism, fine, in order to get a nutrient, in order to get say space, in order to survive, fine. Now this happens basically between two different species. वो कभी भी सेम स्पीशीज के बीच में नहीं होता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. पैरासिटिज्म जो कहलाता है that only occurs when there are two different species involved, fine. Then and then only such a relationship is termed to be as parasitism. मतलब में एक ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है या फिर नरिशमेंट समझ लो, या फिर स्पेस के लिए उसके ऊपर रहता है या फिर अंदर रहता है एट्सेट्रा, तो उसे बोलेंगे पैरासिटिज्म, फाइन. और जो ऑर्गेनिज्म लाइक सर्वाइव करता है किसी और ऑर्गेनिज्म पे, उसे बोलेंगे पैरासाइट. और जिनकी बॉडी के अंदर या फिर किनकी बॉडी के ऊपर वो रह रहा है, तो उसे बोलेंगे, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे होस्ट. तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट इज वन इज पैरासाइट एंड द अदर वन इज होस्ट. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात कर लेते हैं लिवर फ्लूक वगैरह की, जो हमारे इंटेस्टाइन में सर्वाइव करता है, तो हम क्या हुए, होस्ट, और वो जो लिवर फ्लूक हुआ वो क्या हुआ, पैरासाइट हुआ. So that is parasitism, wherein one organism survives in or on the body of the other organism, fine. So basically starting with it, considering that the parasitic mode of life ensures free lodging and meals, that is free lodging मतलब में free रहने की जगह और free खाने की जगह, fine. It is not surprising that parasitism has evolved in so many taxonomic groups from plant to higher vertebrates. Obviously रहने का free है, खाना free है, तो obviously ये सारे taxonomic group में दिखता है. जैसे कि छोटे छोटे प्लांट से लेके हायर वर्टिब्रेट्स की बात कर लेता, वहां तक पैरासिटिज्म दिखता है. मैनी पैरासाइट्स हैव इवॉल्व्ड टू बी होस्ट स्पेसिफिक. बहुत सारे पैरासाइट ऐसे होते हैं जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब में पर्टिकुलर होस्ट पे ही दिखते हैं, ना कि हर ऑर्गेनिज्म पे दिखेंगे, फाइन. in such a way that both host and the parasite tend to co-evolve मतलब में अब समझ लो, जैसे कि उसका होस्ट जो है इवॉल्व कर रहा है कुछ ना कुछ, तो जो पैरासाइट होता है वो भी इवॉल्व करेगा. क्यों? क्योंकि ये इसके अलावा किसी और होस्ट पे रह ही नहीं सकता, फाइन. जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म की बात कर लो, तो फॉर एग्जाम्पल लिवर फ्लूक है, समझ लो, वो तो दूसरे एनिमल्स पे भी सर्वाइव कर सकता है, बट ऐसा ही कोई एग्जाम्पल ले ले जो सिर्फ समझ लो ह्यूमन होस्ट में रह रहा है, तो ह्यूमन के बॉडी में कुछ इवोल्यूशन होगा, तो साथ ही साथ ये पैरासाइट भी इवॉल्व करेगी. क्योंकि ये होस्ट स्पेसिफिक है, मतलब में किसी और होस्ट पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए होता है को इवोल्यूशन. दैट इज इफ द होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग और रेजिस्टिंग द पैरासाइट हैज टू इवॉल्व मैकेनिज्म टू काउंटरैक्ट एंड न्यूट्रलाइज देम इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल विद द सेम होस्ट स्पीशीज. अगर उसे जैसे कि इस होस्ट ने कुछ बदलाव कर लिया, कुछ इवॉल्व कर लिया, कि जिसकी वजह से ये पैरासाइट इसके अंदर अब रह ही नहीं पा रहा है, इसके ऊपर अब रह ही नहीं पा रहा, तो ये भी इवॉल्व करेंगे, कुछ ऐसा कुछ इवोल्यूशन करेंगे कि भाई अब ये भी इनके ऊपर करना ही पड़ेगा, वरना वे कहाँ रहेंगे, फाइन, बिकॉज दे आर होस्ट स्पेसिफिक. किसी और होस्ट पे वे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वही चीज़ है. इन अकॉर्डेंस विद देयर लाइफ स्टाइल्स पैरासाइट्स इवॉल्व स्पेशल अडेप्टेशन सच एज द लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स. तो पैरासाइट्स जो हैं उनके हम कुछ इवोल्यूशन देखेंगे, जैसे कि पैरासाइट्स जो होते हैं उनके लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स, अननेसेसरी जो ऑर्गन्स हैं जो उन्हें काम के नहीं है वो उन्हें नहीं रखते अपने पास, मतलब में ऐसे अडेप्टेशन किया है बहुत ऑर्गेनिज्म ने कि भाई क्या करे, काम का ही नहीं है. प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स और सकर्स टू क्लिंग टू द होस्ट, जैसे कि हम बात करें एस्केरिस वगैरह की, तो उनके बॉडी के माउथ के ऊपर क्या होते हैं, सकर्स होते हैं, तो जिनकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, हमारे इंटेस्टाइन को ऐसे इंटेस्टाइन में ऐसे फिट होके रह सकते हैं, तो सकर्स हैं जिनसे वो होस्ट के बॉडी में क्लिंग होके रह सकें. लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, भाई इतनी बड़ी डाइजेस्टिव सिस्टम का भाई काम नहीं है, तो उन्होंने लॉस कर दी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ने. हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, उनकी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, जिनकी वजह से वो सर्वाइव कर सकते हैं, फाइन. तो ऐसी सारी एग्जाम्पल, दिस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इवोल्यूशन दैट द पैरासाइट्स हैव डन इन ऑर्डर टू सर्वाइव विद इन अ स्पेसिफिक होस्ट, फाइन. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज पैरासिटिज्म अकर्स व्हेन देयर आर डिफरेंट स्पीशीज, फाइन, डिफरेंट स्पीशीज इन्वॉल्व, then and then only the relationship, the interaction is being said to be as parasitism. For example समझ लो, एक मदर है, फाइन. अब मदर के बॉडी में वो बेबी है,
फाइन, दैट इज द बेबी, द फीटस इज इनसाइड द मदर्स बॉडी फॉर अराउंड से 9 months. तो क्या जब हम मदर के बॉडी में थे तो हम पैरासाइट थे मदर के बॉडी में? नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि मदर और बेबी दोनों दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज. फाइन, तो दैट इज द मदर बेबी रिलेशनशिप इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एज पैरासाइटिज्म, इवन दो द बेबी इज टेकिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर, taking the space inside the mother's body. Still, this relationship, this interaction of two individuals is not considered to be parasitism because दोनों ही same species हैं. Fine. Now, the life cycle of parasites are often complex, involving one or two intermediate hosts or vectors to facilitate parasitism of its primary host. जो भी parasites होते हैं उनकी जो life cycle होती है बहुत बार complex होती है. जैसे कि हमने पढ़ा था मलेरिया की बात कर लो, तो मलेरिया के जो हमने ऑर्गेन मलेरियल पैरासाइट की हम बात करेंगे तो नीड्स अ वेक्टर, उनको वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है मॉस्किटो टू स्प्रेड टू दी अदर होस्ट. उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है भाई? उनको ज़रूरत पड़ती है तो भाई मॉस्किटो की वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो ही वो दूसरे लाइक होस्ट में, ह्यूमन होस्ट में सर्वाइव कर पाएंगे. मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्म्स द होस्ट. मेजॉरिटी जब हम पैरासाइट की बात करते हैं तो वो ज़्यादातर होस्ट को हार्म ही करते हैं. फाइन, दे में रिड्यूस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट. जैसे कि हमारे बॉडी में समझ लो किसी लीवर फ्लू का या फिर किसी का इन्फेक्शन हो गया है, एस्केरिस वगैरह का, तो वो क्या करेंगे? हमारी ग्रोथ को हिंडर करेंगे, हमारी जो सर्वाइवल की प्रोसेस है उसको हिंडर कर सकते हैं. और बहुत सारे ऐसे होस्ट होते हैं, पैरासाइट होते हैं जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को भी हिंडर कर सकते हैं एंड रिड्यूस द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर होस्ट. दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वनरेबल टू प्रिडेशन बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक. वो क्या करते हैं? किसी के भी पैरासाइट्स जो होते हैं वो किसी भी होस्ट के बॉडी में जाने के बाद उनको फिजिकली भी वीक कर देते हैं. जैसे कि समझ लो हमारे बॉडी में कोई एस्केरिस वर्म्स वगैरह ग्रो हो रहा है, तो वो वर्म्स थोड़े लाइक समझ लो 1 साल तक अच्छे से ग्रो रहा है, फिर क्या करेगा? वो मल्टीप्लाई करेगा और फिर हमारी न्यूट्रिएंट वगैरह को लेगा, तो हमारी बॉडी को वो वीक कर देता है. फाइन, तो प्रिडेशन से एक ऑर्गेनिज्म को ज़्यादातर हार्म ही होता है. फाइन. Now, the next thing is parasites that feed on the external surface of the host organism are called ectoparasite. अब पैरासाइट की बात करो तो 2 तरह के होते हैं, एक होता है एक्टोपैरासाइट और दूसरा होता है एंडोपैरासाइट. जब हम एक्टोपैरासाइट की बात करते हैं, एक्टो का मतलब होता है ऊपर, एंडो का मतलब होता है अंदर. तो ऊपर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हमारे हेयर में जो लाइज वगैरह हो जाती है, हमारे हेयर में जो जुएँ पड़ जाती है, तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट. विच पैरासाइट? बॉडी के अंदर नहीं है, बाहर है, तो उसे बोलेंगे एक्टोपैरासाइट. फाइन. जैसे ही टिक्स ऑन द डॉग के सरफेस पे होती है, लाइक फिर लाइज ऑल्सो हैपन्स ऑन द सरफेस ऑफ द मंकीज वगैरह, तो वो सारे एक्टोपैरासाइट होते हैं. मैनी मराइन फिश आर इन्फेस्टेड विथ एक्टोपैरासाइटिक कॉपपोड्स. सो बेसिकली जो बहुत सारी मराइन फिश होती हैं उनके ऊपर भी एक्टोपैरासाइटिक छोटे छोटे कॉपपोड्स होते हैं, उनका इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो भी एक्टोपैरासाइट्स होते हैं. फाइन. नाउ कस्क्यूटा, जब हम कस्क्यूटा की बात करते हैं तो वो कस्क्यूटा क्या है? एक प्लांट है, पैरासाइटिक प्लांट है, जो विच इज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन द हेज प्लांट्स, हैज लॉट्स ऑफ क्लोरोफिल एंड लीव्स इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. जी, अब ये कस्क्यूटा प्लांट उन्हें खुद के इवोल्यूशन में खुद के बॉडी से क्लोरोफिल वगैरह निकल गया, लीव्स वगैरह निकल गए, तो अब यही प्लांट क्या करता है? वो कस्क्यूटा का जो प्लांट होता है ऐसे क्लाइंबर जैसा, वो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होता है और derive its nutrition. Fine. The female mosquito is not considered a parasite, although it needs our blood for reproduction. अब ये चीज़ है, ये कैसा क्वेश्चन पूछा गया है? द फीमेल मॉस्किटो की जब हम बात करते हैं इज़ नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट. फीमेल मॉस्किटो को पैरासाइट नहीं बोला जाएगा. हम क्या बोलते हैं कि भाई फीमेल जो मॉस्किटो होती है वो हमारे बॉडी में से ब्लड सक करती है, तो वो खाना तो ले रही है ना, तो हमारे बॉडी में से वो खाना ले रही है. क्यों? दैट इज इट नीड्स अवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन. फिर भी उसको पैरासाइट नहीं कहा जाता. क्यों नहीं कहा जाता? द रीजन इज द ब्लड दैट द फीमेल मॉस्किटो टेक्स इज नॉट फॉर सर्वाइविंग बट इट इज फॉर गेटिंग एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. इसके लिए वो हमारे बॉडी पे फीड करती है. फाइन. तो इसके लिए इस रिलेशन को, जो मलेरिया का मॉस्किटो है जो हमारे बॉडी पे फीड करता है ब्लड के लिए, उसको पैरासिटिज्म नहीं बोलेंगे. क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज वो रिप्रोडक्शन के लिए ब्लड ले रहा है, ना कि सर्वाइव होने
के लिए हमारे बॉडी से न्यूट्रिएंट को खींच रहा है। फाइन, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट, इन कॉन्ट्रास्ट एंडोपैरासाइट की जब हम बात करते हैं तो वो हमारे बॉडी के होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं, किसी भी होस्ट के बॉडी के अंदर, एनिमल्स ले लो, ह्यूमंस ले लो, प्लांट ले लो, वगैरह वगैरह, जैसे कि लीवर है, किडनी है, लंग्स हैं, आरबीसी हैं, उनके अंदर जाएंगे। फाइन, द लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशंस। अब एंडोपैरासाइट्स जो होते हैं उनकी लाइफ साइकिल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है बिकॉज उन्हें किसी के बॉडी के अंदर रहना है भाई। देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड व्हाइल एम्फसाइजिंग देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल्स। फाइन, देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड आर ग्रेटली, उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उनकी जो अंदर की एनाटॉमी होती है बहुत ही सिंपल होती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों उन्होंने सिंपल कर लिया है, इवॉल्व कर लिया है, बहुत सिंप्लीफाइड बना दिया है, बट उनकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको बहुत एनहेंस कर दिया है। तो वे सारी एनर्जी रिप्रोडक्शन की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। फाइन, और जिनकी वजह से वो किसी पैरासाइट के बॉडी के अंदर अच्छे से रह सकते हैं। फाइन, तो ये एक टाइप का इवोल्यूशन जो हमने देखा, उनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी को रिड्यूस कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है, बट उनकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया है। वैसे ही एक एग्जाम्पल एक्टोपैरासाइट का देखेंगे। एक्टोपैरासाइट की जैसे मैंने बात की लाइज, तो लाइज विच सर्वाइव्स इन अवर सपोज से हेयर, तो उन्होंने क्या इवॉल्व किया है भाई, उनके पास पहले बोलते थे विंग्स थी, वे ऐसे काइंड ऑफ इंसेक्ट थे जिनके पास विंग्स थी, फिर उन्होंने धीरे धीरे वो विंग्स को निकाल दिया और फिर वो इससे कन्वर्ट हो गए बिकॉज उन्हें ज़रूरत है ही नहीं विंग्स की। फाइन, तो वही चीज़ है कि जो भी पैरासाइट्स होते हैं वो बहुत इवोल्यूशन करते हैं। फाइन, इन ऑर्डर टू सर्वाइव हैप्पीली एंड हैव फ्री मील एंड हैव फ्री स्पेस ऑन द सर्फेस और इनसाइड द सर्फेस फ्रॉम द होस्ट बॉडी। फाइन, ब्रूड पैरासिटिज्म। अब ब्रूड पैरासिटिज्म की जब हम बात करते हैं तो बर्ड्स की बात करेंगे, तो बर्ड्स में हमने पढ़ा होगा सबसे ज़्यादा कि भाई बहुत सारे बर्ड्स ऐसा करते हैं, बट सबसे जो कॉमन है हमने पढ़ा है दैट इज़ ऑफ द कोयल एंड दी अदर अदर बर्ड दैट इज़ क्रो। तो ये जो कोयल होती है वो क्या करती है, अपना जो एग होती है वो कहाँ रख के आती है, तो भाई इट कीप्स इट इन द अदर्स नेस्ट। फाइन, दैट इज यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय द कुकू दैट इज द कोयल एंड द क्रो इन योर नेबरहुड पार्क ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। स्प्रिंग टू समर में हम ये चीज़ बहुत ईजिली देख सकते हैं कि भाई वो जो कुकू होती है वो अपना जो एग होती है वो क्रो के नेस्ट में रख के आती है। क्यों? दैट इज़ पैरासिटिज्म, जिसको भी बोलेंगे ब्रूड पैरासिटिज्म। सिर्फ एग को नर्चर करने के लिए वो दूसरे के नेस्ट में रख के आती है। फाइन, स्पेस देता है उसे, वार्मथ देता है, बराबर, तो वही चीज़ है दैट इज़ ब्रूड पैरासिटिज्म। फाइन, सो दिस आर द टाइप्स, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट एंड अ स्पेशल केस इज दैट इन द बर्ड्स दैट इज ब्रूड पैरासिटिज्म, जहाँ वे एग दूसरे के नेस्ट में रख के आते हैं इन ऑर्डर टू नर्चर द एग्स। फाइन, so this is all about parasitism. Fine, now we shall understand about the next topic that is commensalism. commensalism की बात करेंगे तो commensalism क्या होता है, जैसे कि हमने parasitism पढ़ा जहाँ जो किसको फ़ायदा होता है फ़ायदा पैरासाइट को, किसको फ़ायदा होता है, पैरासाइट को, और नुकसान किसको होता है, होस्ट को नुकसान होता है। अब जब हम बात करेंगे कमेंसलिज्म की, तो कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है और दूसरी स्पीशीज़ न्यूट्रल रहती है। फाइन, वैसे ही हमने प्रिडेशन पढ़ा था, तो प्रिडेशन में जो प्रिडेटर होता है उसको फ़ायदा होता है, किसको, प्रिडेटर को फ़ायदा होता है, और क्या बोलेंगे, प्रे, उसको नुकसान होगा। फाइन, तो वही चीज़ है, इसमें प्रिडेटर प्रे रिलेशनशिप है, दूसरा है पैरासाइट होस्ट रिलेशनशिप है। आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिडेशन जिनमें क्या होता है, प्रिडेशन जिसमें होता है प्रिडेटर एंड प्रे, और पैरासिटिज्म जिनमें होता है पैरासाइट एंड होस्ट, जिनकी body के अंदर। In the coming class now shall understand about commensalism and mutualism, wherein you will be ending up with this chapter, and what is your assignment, that you need to complete all the exercise questions and drop any query related to any of the questions that you have, and in tomorrow's class we shall be completing the commensalism and mutualism. Thank you.